Hello everyone, how are you all? Today we will continue the chapter electricity. ये lecture number 2 होगा. इससे पहले वाले chapter में we have studied about the basics of electricity और Ohm's law. आज हम देखेंगे factors on which resistance depends. Resistance क्या होता है? जो motion of charge को oppose करता है, right? तो हमने जब देखा resistance किस किस पर depend करता है, तो रेजिस्टेंस एक तो डिपेंड करता है लेंथ पर, रेजिस्टेंट वायर की, सेकंड एरिया पर, थर्ड मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर हमने सेम लेंथ सेम एरिया का एक कॉपर का वायर लिया और एक लिया एल्यूमिनियम का, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा क्योंकि डिफरेंट मटेरियल है ये। एंड लास्ट टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो इससे हमें पता चला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस अगर एरिया हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां से हम पता कर सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे हमें इक्वल का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा कि, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो होता है रो। रो क्या होता है? रो होता है रेजिस्टिविटी। रो इज द रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल पर डिपेंड करती है। इस रो की वजह से ही अलग अलग मटेरियल का जो है वो रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है अगर हम लेंथ एरिया सेम लें तो। और ये रेजिस्टिविटी ही टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है वो 12th क्लास में आता है कि कंडक्टर्स के केस में तो रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और सेमीकंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर। अभी यहाँ पे 10th लेवल पे इससे क्वेश्चन नहीं आता। यहां से हम अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालें तो वो आएगा आर ए बाई एल। इसकी यूनिट निकाल सकते हैं आराम से। कैसे? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ इज मीटर। 1 मीटर से मीटर गया, बची क्या? रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। ये आ गई हमारी रेजिस्टिविटी की यूनिट, राइट। अब जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं? मेटल्स। उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। लो रेजिस्टिविटी, कितनी रेजिस्टिविटी कम होती है एक बार इमेजिन करें। इनकी होती है 10 to the power -8 to 10 to the power -6 ओम मीटर। इसका मीन्स रेजिस्टिविटी 0.00000 1 2 3 4 5 6 इतने ओम मीटर रेजिस्टिविटी होती है मेटल्स की। इसीलिए रेजिस्टिविटी कम है तो वो अच्छे कंडक्टर्स हैं, करंट को इजीली फ्लो होने देते हैं क्योंकि अपोज बहुत कम करते हैं क्योंकि रेजिस्टिविटी बहुत कम है। वहीं अगर हम ले लें इंसुलेटर्स की, जैसे कि ग्लास, रबर वगैरह जो होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, वेरी हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को वैसे शॉर्ट में रो भी लिख सकते हैं। रो सिंबल को रो कहते हैं। किस रेंज में? 10 to the power 15 to 10 to the power 17 सॉरी 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ओम मीटर। मींस 1 के आगे 12 जीरो लगाएंगे तो उतनी रेजिस्टिविटी किसी इंसुलेटर की होती है। इतनी हाई रेजिस्टिविटी है तो वो करंट बहुत ही मुश्किल से पास होने देता है या होने ही नहीं देता, तभी इंसुलेटर है। इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी, राइट। अब एक डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे, वो होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं,
जो कि रेजिस्टेंस चेंज कर सके, मींस रियोस्टेट, अभी समझते हैं, रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका क्या सिंबल देखा था हमने, ये देखा था ना, रेजिस्टेंस बना के उसके ऊपर एरो, या फिर ऐसे भी था, रेजिस्टेंस बना के ही। तो ये होता है रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये होता है अ डिवाइस which can change the current without changing voltage source या potential difference, voltage source। कैसे होता है, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि वोल्टेज हम चेंज नहीं कर रहे और करंट चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होगा, क्योंकि अगर ये चीज कांस्टेंट है, ये चेंज हो रही है, तो ये चेंज होनी चाहिए तभी चेंज होगी ना। तो वो काम करता है रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस चेंज करने का काम करता है, जिसकी वजह से करंट चेंज होता रहता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, राइट। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक या क्वेश्चन आता है जो बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि व्हाई alloys आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस होती है या इलेक्ट्रिक टोस्टर, इन सब में जो है वो यूज होती है एलॉय। एलॉय क्यों यूज करते हैं, राइट। व्हाई एलॉय इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, इसके पॉइंट्स बना के हम दो रीजन लिख के आएंगे। पहला रीजन, बिकॉज दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस या फिर हाई रेजिस्टिविटी। सेकेंड थिंग, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न इवन एट हायर टेम्परेचर। दे डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न at higher temperature। मीन्स इससे क्या फायदा हुआ, रेजिस्टेंस हाई होने से हमारा क्या फायदा हुआ, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, यानी कि किसी रेजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। यहां से पता चला है हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में हमें करना क्या है, हीट ही तो ज्यादा प्रोड्यूस करनी है ना, तो इसी वजह से हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं। दूसरी चीज, अब हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर हाई होगा तो उनके बर्न होने का डर रहता है ना, लेकिन एलॉय जो है वो इजीली बर्न नहीं करते हाई टेम्परेचर पर भी, इसलिए हम यूज करते हैं एलॉय को इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। एक चीज आते हैं, हमने कंडक्टर्स देखा जैसे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम वगैरह, इनकी लो रेजिस्टिविटी है, देयरफॉर ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए सही रहते हैं, राइट। दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। रेजिस्टिविटी कम है तो यहां से V इज इक्वल टू आई आर से हम क्या निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि अगर रेजिस्टिविटी कम है तो करंट ज्यादा होगा, मींस करंट ज्यादा लॉस नहीं होगा, इजीली फ्लो हो जाएगा। देयरफॉर लो रेजिस्टिविटी वाले वायर्स को हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम वगैरह ये सब। और एक होता है टंगस्टन। टंगस्टन एलिमेंट होता है जिसका सिंबल होता है W। ये यूज होता है फिलामेंट ऑफ बल्ब बनाने में, फिलामेंट ऑफ बल्ब। क्यों? क्योंकि पूरे
पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। बल्ब में जो है बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, मोस्टली हीट ही प्रोड्यूस होती है, उसका बहुत स्मॉलर पार्ट लाइट में कन्वर्ट होता है जो हमें विजिबल होता है। तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है तो फिलामेंट जो है वो मेल्ट होने का डर रहता है, इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल को हम यूज करते हैं जो कि है टंगस्टन। अब हम जो ओम्स लॉ वगैरह और ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा ना, R इज इक्वल टू रो एल बाई, इस पे 2-4 न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया है, सोल्व करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। करंट पूछा है, वोल्टेज 220 वोल्ट। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे हम, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 1200 ओम। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, V है 220 वोल्ट इज इक्वल टू I हमें निकालना है इनटू R इज 1200। I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 to 0 अपॉन दिस, 0 से 0 कैंसिल इज इक्वल टू 2 से कैंसिल करें, 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, ये आ जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। कितना, क्या करंट पूछा है, इतने एम्पियर करंट हमारा आ जाएगा, राइट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तो मैं सोल्व करने का मेथड बता रही हूँ, मीन्स इजी तरीके से कि शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, गिवन, टू फाइंड, जैसे मैथ्स में लिखते हैं। और फिर जैसे किसी हमने V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाया तो इस साइड में लिख देंगे ओम्स लॉ, राइट। ये सब थोड़े लंबा करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पे मैं बस छोटा करके आपको बता रही हूँ कि मेथड मीन्स सोल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट कितना है 4 एम्पियर, यानी कि जब वो 4 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है तब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल बी ड्रॉन, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt। करंट हमसे पूछा है, ये I1 मान लो, V1, दिस इज I2, V2। अगर पोटेंशियल इंक्रीज्ड टू, ध्यान रखेंगे 2 लिखा है, कहीं पे 2 लिखा है तो मीन्स उतना ही हो गया, 2 120। अगर लिखता ना इंक्रीज्ड बाय 120 तो हम पहले वाले में 120 प्लस करते। ध्यान रखेंगे इंक्रीज्ड टू या डिक्रीज्ड टू लिखा है या बाय लिखा है, बहुत सिंपल है। ये पहला केस है और ये दूसरा केस। फर्स्ट केस से हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे, V इज इक्वल टू आई आर से, V इज इक्वल टू I1 R, V1 इज 60 इज इक्वल टू I1 4 इंटू R, R इज इक्वल टू 60 बाई 4 इज इक्वल टू 30 बाई 2 इज इक्वल टू 15 ओम आ गया हमारा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा भाई, हमारा ये इलेक्ट्रिक हीटर सेम है तो उसे कितना भी पोटेंशियल लगा लो, रेजिस्टेंस तो सेम है ना, उसका है तो इलेक्ट्रिक हीटर ही। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देंगे हम 15 ओम और यहां से निकाल लेंगे फिर I2 की वैल्यू। I2 की वैल्यू क्या आएगी, V2 इज इक्वल टू I2 R, I2 इज इक्वल टू V2 बाई R, V2 कितना है 120 बाई 15 इज इक्वल टू 15 8 जा 120, ये आ गया। ओ नहीं करंट है तो एम्पियर में, राइट। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ दे रखी है हमें मेटल वायर की 1 मीटर इज 26 ओम और उसका रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस।
If the diameter of the wire is 6 mm, diameter is equal to 6 mm. थोड़ी सी वैल्यू मैंने चेंज कर ली है ताकि थोड़ी इजी हो जाए कैलकुलेशन. What will be the resistivity? रेजिस्टिविटी हमसे पूछा है. सिंपल फॉर्मूला लगेगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. यहां से हम रो की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. यहाँ पे पहले डायमीटर को चेंज कर लेते हैं. हमें एरिया चाहिए. एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. और डायमीटर दिया हुआ है तो उसे रेडियस में कन्वर्ट करेंगे. R इज इक्वल टू 3 mm इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 m. ऐसा यूनिट में करेंगे तो मिलीमीटर को 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर लिखते हैं, राइट. तो रो इज इक्वल टू आर कितना है? 26 इंटू ए. एरिया इज पाई आर स्क्वायर. आर कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन एल. एल इज 1 मीटर. ऐसा यूनिट में ही है. इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. सॉल्व तो देखो आप खुद ही करोगे कैलकुलेशन वगैरह, तो मैं बस आपको मेथड बता रही हूँ. आप सॉल्व करके आंसर खुद निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. क्या? एक वायर उसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ohm. आगे बढ़ते हैं. What would be the resistance of another wire of the same material? Material same है means resistivity same है. Having length L by 2 and area of cross section 2a means इसकी रेजिस्टिविटी रो मानो. रेजिस्टिविटी दूसरे वाले वायर की भी रो है. लेंथ L by 2 हाफ कर दी और एरिया डबल कर दिया. न्यू रेजिस्टेंस हमसे पूछा है. कैसे सॉल्व करेंगे? पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे. क्या फॉर्मूला लगाएंगे? R इज इक्वल टू रो L बाई ए. R कितनी है? कितना दे रखा है? 4 मीन्स रो L बाई ए इज इक्वल टू 4. ये चीज हमें यहां से पता लग गई. यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे. R न्यू कितना हो जाएगा? रो न्यू लेंथ कितनी है? L बाई 2 इंटू एरिया कितना है? 2a इंटू 2a इज इक्वल टू हो जाएगा रो L बाई 2 टू जा 4a. न्यू रेजिस्टेंस ये हो जाएगा. अब क्या हम रो L बाई ए की वैल्यू यहां से 4 लिख दे? रो L बाई ए इज इक्वल टू 4. तो रेजिस्टेंस न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू हमने रो L बाई ए की 4 रख दी. 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 ओम, राइट. तो ये हमने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी देख लिए. अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन. कौन से? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसे रफ करते हैं. तो देखो रेजिस्टेंस को जो है हम दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में या फिर पैरेलल में. कैसे कैसे होता है ये? इधर लिखते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन और यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज में कैसे करते हैं? सपोज मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3. मैंने उन्हें लगातार एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया. R1, R2, R3. ये है R1, R2, R3. ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन. पैरेलल में कैसे करते हैं? तीनों रेजिस्टेंस को बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट हम ज्वाइन करें तो ये हो जाएगा पैरेलल. सपोज इस पॉइंट का x नेम दिया, इसका y दिया. R1, R2, R3. ये हो गया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो हम निकालना सीखेंगे. कभी कभी प्रूफ भी करा लेता है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन. वो हम यहाँ पे ही देखते हैं. हमें क्या करना है? ये बना के इसका सर्किट बना लेना है. सबसे पहले तो सर्किट कैसे बनाएंगे? बैटरी की
एमीटर का पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, और इनके पैरेलल में लगा लेंगे एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से। पहले मैं एक बात बता देती हूँ, वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों लगाते हैं। देखो, वोल्ट मीटर का होता है बहुत हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। मीन्स रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इससे बहुत कम करंट पास करेगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट पास करेगा। मोस्टली जो बैटरी यहाँ से करंट प्रोवाइड करेगी वो इन रेजिस्टर से होता हुआ वापस आ जाएगा, इसमें बहुत ही कम करंट जाएगा। तो हमारा करंट इधर कम जा रहा है तो हमारा इजीली जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो मेजर हो जाएगा एमीटर में। लेकिन अगर इसे हम सीरीज में कनेक्ट कर देते, सपोज मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देती, इसका इतना हाई रेजिस्टेंस है, ये बहुत कम करंट जाने देता, जिसकी वजह से सारा जो वो है हीट प्रोड्यूस हो जाती है उससे, और हमारा करंट फ्लो नहीं होता। तो इसीलिए जो है पैरेलल में इसे करते हैं, क्योंकि इसका बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है और इसमें से नेग्लिजिबल करंट पास होता है। दोनों की वैल्यूज जो है वो फिर सही आ जाते हैं, करंट की भी वोल्टेज की भी। ये चीज तो हमने थोड़ी सी वोल्ट मीटर के बारे में देखी। अब हम देखेंगे इसका इक्विवेलेंट। एक क्वेश्चन और यहाँ से लेकिन उससे पहले ये पढ़ो कि सीरीज में जो है हमेशा करंट सेम रहता है, करंट जो है ऑलवेज सेम इन सीरीज, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। इसका भी सर्किट बना लेते हैं हम, दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, इसके पैरेलल में फिर से एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, और क्या रह गया, की रह गई हमारी की, और एक एमीटर, एमीटर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पैरेलल में जो है हमेशा वोल्टेज सेम रहता है, याद रखेंगे ये चीज, यही आएगी न्यूमेरिकल्स में, मतलब इसे यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वोल्टेज में वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पहले हम सीरीज को देखते हैं। सीरीज में पहली बात तो क्वेश्चन वो पूछता है कि हाउ यू कैन इन्फर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दैट करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे पता कर सकते हो कि हाँ सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन। हम क्या करेंगे, हम सेम डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ R2 विद R3 या फिर R1 विद R3। मींस अगर हम R3 को यहाँ पे लगा दें, R2 को यहाँ पे, R1 को, मींस इनकी पोजीशन कैसे भी चेंज करें और फिर करंट मेजर करें, करंट सेम रहेगा। चाहे तुम पहले R1 R2 R3 लगा लो या पहले R3 R2 R1 लगा लो, कैसे भी लगा लो जैसे मन करे, करंट सेम आएगा। मींस सीरीज में करंट सेम रहता है, राइट। तो अब अगर यहाँ पे मैं ये वोल्ट मीटर हटा के, अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वो करेंगे ड्राइव। इसी वोल्ट मीटर को हटा के इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लूं, V1, इसका नाम दे दूं V2, इसका नाम दे दूं V3, राइट। तो मैं देखूंगी यहां से जो बैटरी टोटल पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। मींस इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल प्लस इसके इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल। अब पोटेंशियल होता क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। टोटल पोटेंशियल इन सब करंट तो सेम है सीरीज में, इनटू रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल। V1 कितना होगा, यहां से करंट I R1 प्लस V2 इज इक्वल टू I
R2 प्लस V3 इज इक्वल टू I R3। मीन्स यहाँ पे बस हमने V की वैल्यू IR लिखी है और करंट सीरीज में सेम रहता है, इसीलिए करंट की वैल्यू हमने सेम लिखी है। I कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, बहुत इजी है। ऐसे ही हम पैरेलल का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, मींस करंट डिफरेंट होगा, तो हम एक एक के अक्रॉस एमीटर लगा लेंगे। इसके अक्रॉस एमीटर A1 मान लो यहाँ पे, इसके अक्रॉस A2, इसके अक्रॉस A3। डायग्राम गंदा सा हो जाएगा इसीलिए मैं बना नहीं रही, पर आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस एक एमीटर लगाएंगे और हम देखेंगे ये जो टोटल करंट है इस एमीटर में, मींस टोटल करंट इज इक्वल टू इसके अक्रॉस जो है I1 प्लस I2 प्लस I3। मींस अगर यहाँ से बैटरी ने I करंट सप्लाई करा तो I1 इसमें जाएगा, I2 इसमें जाएगा, I3 इसमें जाएगा, तीनों आके मिलके वापस से I1 प्लस I2 प्लस I3 I टोटल करंट बना लेंगे। वोल्ट मीटर में हमने देखा ये नेग्लिजिबल जाता है, इग्नोर कर देते हैं उसे। अब I का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज तो सेम रहता है तो हम क्या लिखेंगे? V बाई टोटल करंट R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 इज V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ पे V कॉमन है, V कैंसिल कर दो, आ जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे कोई और ज्यादा रेजिस्टर होते हैं तो हम लिख देते प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5, ऐसे यहाँ पे प्लस R4 प्लस R3 ऐसे करके। सीरीज और पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन है वो हमने देख लिया। इसकी 2-3 शॉर्ट ट्रिक मैं बता देती हूँ जो कि फॉर्मूला आज डायरेक्ट लगा के बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्या? अगर सीरीज में n इक्वल रेजिस्टेंस लग रहे हैं, मतलब कि इक्वल रेजिस्टेंस है, अगर ये R है, ये भी R, ये भी R, मान लो 3, 4, 5, 6 कितने ही लग रहे हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा NR। N इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने 2-2 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगाए, 2-2-2 सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, इज इक्वल टू हो जाएगा NR। N कितने नंबर है? 1 2 3 रेजिस्टर है टोटल, इनटू एक रेजिस्टर की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 6 ओम हो जाएगा। ध्यान रखना है रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, 2 है तो 2 ही होने चाहिए। पैरेलल में अगर n रेजिस्टर्स इक्वल रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, सपोज ये 3 रेजिस्टर में लूं R, तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई N। यहाँ पे N डिवाइड में है तो इस केस में क्या हो जाएगा? R बाई 3, क्योंकि 3 रेजिस्टर है। राइट, ये चीज हमें समझ आ गई। एक और पैरेलल में थोड़ी सी चीज आती है, मैं इसे रफ कर दूं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रही हूँ, न्यूमेरिकल में यूज होगी, फिर आपको न्यूमेरिकल बहुत इजी लगेंगे, एकदम हलवा गारंटीड। ये नोट कर ली थी ना पॉज करके, ये देख लिया था हमने। अगर इक्वल रेजिस्टर्स हैं तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई N। अगर 2 रेजिस्टर हैं तो ये फॉर्मूला तो हम लगाते ही हैं, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। उसे ही सॉल्व करके हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो मैं बताऊं, सपोज ये R1 ये R2, 1 बाई R इक्विवेलेंट के लिखेंगे हम 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, फिर इसका एलसीएम लेंगे R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1, यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिखेंगे, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब कि ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया ना, R2 R1 प्लस R1 प्लस R2,
ये आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना दो रेजिस्टर्स के लिए तो बहुत इजी पड़ेगा आपको, कभी कभी दो का ही पूछता है ऑलमोस्ट ज्यादातर टाइम, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये ऐसे है जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं या वन वर्ड मतलब वन शॉट में, तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल के टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करना है तो फॉर्मूला ये सब लिखेंगे, राइट, क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए ये सब फॉर्मूला दिखाएंगे एग्जामिनर को कि ऐसे ही नहीं कर रहे हैं हम हवा में, हमें फॉर्मूला भी आता है। एक चीज जो लास्ट इसमें बचती है वो चीज है मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट कब होता है। देखो बच्चों, इसे मैं रफ कर दूं, सीरीज में जो है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि अगर मैं तुम्हें कोई 3-4 रेजिस्टर दे दूं और मैं कहूं इन्हें ऐसे ज्वाइन कर दो कि इनमें से मिनिमम करंट पास करे, मीन्स V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। मैंने आपसे कह दिया करंट मिनिमम होना चाहिए, आप क्या कहोगे, तो फिर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कब होता है, जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं। रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होता है, सीरीज में, और तब करंट मिनिमम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं आपसे कहूं कि अब करंट मुझे मैक्सिमम चाहिए, ऐसे करके कनेक्ट करो, तो यहां से सिंपल I इज इक्वल टू V बाई आर सेम लिखेंगे। मैंने कह दिया करंट मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो कैसे भी कनेक्ट करो। आप कहोगे ओके, तो रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम, और कोई भी किन्हीं भी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे कम कब होगा, जब वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे, राइट, पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो ये तो हो गया सीरीज पैरेलल का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी डाटा है। अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा सीरीज पैरेलल में, बस 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। ये टॉपिक बहुत ही इजी है सीरीज पैरेलल का, राइट। अभी हम 2-4 न्यूमेरिकल्स यहाँ भी देख लेते हैं।